बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक शांत नदी के तट पर दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन मीरा एक कुशल बुनकर थी जिसके हाथों में जादू था। उसकी बुनी हुई साड़ियाँ इतनी सुंदर थीं कि वे सूरज की रोशनी में चमकती थीं। मैं अपनी साड़ियों को बना करके जब भी बाजार में जाया करती थी, उसकी साड़ियाँ बिकने में थोड़ी देर भी नहीं लगा और उसकी साड़ियाँ खत्म हो जाती थी। मीरा ये सब देखकर बहुत ही प्रसन्न रहती थी, मेहनत करती थी। जैसे ही सुबह होता था, अपनी साड़ियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चली जाती थी। छोटी बहन चंचल एक प्रतिभाशाली गायिका थी, जिसकी आवाज में कोयल की मिठास और झरने का संगीत था। चंचल रोज नदी के किनारे बैठकर गाना गाया करती थी। फिर उसे एक तरकीब सूझी, गांव में जाकर गाना गाया करो, जिससे 2 पैसे की कमाई भी हो जाएगी और मेरा भरण पोषण भी अच्छा से हो जाएगा। फिर उसके बाद वो गांव में जाकर के गाना गाने लगी। उसकी आवाज को सुन करके बहुत सारे लोगों ने उसको थोड़े बहुत पैसे देने शुरू कर दिया। चंचल है देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई कि अब मुझे खाने और पीने के लिए कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मीरा और चंचल का जीवन सरल और खुशहाल था। वे अपनी जरूरतों के लिए नदी और जंगल पर निर्भर थीं। मीरा अपनी बुनी हुई साड़ियों को गांव में बेचती थी और चंचल अपने मधुर गीतों से लोगों का मनोरंजन करती थी। उनकी आय कम थी, लेकिन उनकी खुशी अपार थी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने मीरा की सुंदर साड़ियों को देखा और उन्हें बहुत पसंद किया। उसने मीरा को शहर में अपनी साड़ियों को बेचने का प्रस्ताव दिया, जहां उन्हें बहुत अधिक कीमत मिल सकती थी। मीरा उत्साहित हो गई, लेकिन चंचल को गांव और जंगल को छोड़कर शहर जाने का विचार पसंद नहीं आया। मीरा ने चंचल को समझाया कि शहर में उन्हें अधिक पैसा मिलेगा, जिससे उनका जीवन बेहतर हो जाएगा। चंचल अंततः मान गई। उसके बाद चंचल में विचार किया कि क्या नाम है, अपनी बड़ी बहन मीरा का मदद करो उनकी साड़ियाँ बनवाने में, जिससे वो बहुत सारी साड़ियाँ बनवा लेंगे और ज्यादा भेजेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेगा। मीरा ये सब देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई, क्यों उसकी मदद हो जाएगा और वो बहुत सारी साड़ियाँ बना लेंगी। उसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर पूरी रात साड़ियाँ बनाई और सुबह होते हैं दोनों बहनों ने एक साथ शहर के लिए निकल गई। शहर में जाते हैं मीरा ने अपनी दुकान लगा दी। साड़ियाँ ले लो, साड़ियाँ ले लो। थोड़ी देर में ही वहाँ पर एक आदमी है और उसकी साड़ियाँ को देखकर मोहित हो गया। वो मीरा से बोलने लगी, ऐसी शायरी तो मैं कभी नहीं देखी। तुम ये सारी बहन जी कहाँ से बनवा कर लाती हो? अरे बहन, मैं तो अपने से ये साड़ी बनाती हूँ और सुबह के टाइम पर बेचे चली आती हूँ। बहन, मेरे लिए ऐसी 10 साड़ियाँ पैक कर दो। मीरा खुशी से उन सभी साड़ियों को विद्यालय में पैक करके दे देती है। उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिसे देखकर मीरा और चंचल दोनों कोई प्रसन्न हो जाते हैं। मीरा की साड़ियों की बहुत मांग थी। फिर मीरा ने सोचा कि क्यों ना मैं इन साड़ियों का व्यापार को थोड़ा बढ़ा दूं। फिर मीरा ने 1-2 काम करने वाले को भी रख लिया और साड़ियों का बाजार में बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी साड़ियों की बिक्री बहुत ज्यादा हो गई। साड़ियों की बिक्री इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो किराए के घर से निकालकर अपना एक घर बना। वे जल्दी ही अमीर हो गई। उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा और नौकर रखे। मीरा शहर के जीवन में खुश थी। मुझे लगता था कि हम गांव जाने का कोई जरूरी नहीं है, यहीं पर सारा व्यापार यहीं से करूंगी। लेकिन चंचल को गांव और जंगल की याद आती थी। उसे शहर का शोर और भीड़ पसंद नहीं थी। एक दिन चंचल ने मीरा से बोला कि मीरा बहन, क्यों ना हम लोग गांव में चला जाए। गांव में जाकर हम लोग क्या करेंगे? अगर गांव में हम लोग गए तो हम लोग का व्यापार भी बंद हो जाएगा। पर मीरा बहन, पर यहाँ पे मेरा मन थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है। पर यहीं पे तो रहना पड़ेगा। गांव न बिना रहे तो यहाँ का व्यापार तो नहीं चलेगा ना। है, तुम सही बोल रही हो, पर मैं इसलिए बोली
कि यह पर बहुत ही जड़ा प्रदूषण है, इसलिए हम दोनों का गांव ही रहना ठीक था। बहुत बनाने के बाद भी मीरा नहीं मानती है। धीरे धीरे मीरा और चंचल के बीच दूरियां बढ़ने लगी। मीरा अपने काम में व्यस्त रहती थी और चंचल अकेलेपन से उदास रहती थी। एक दिन चंचल ने मीरा से कहा कि वो गांव वापस जाना चाहती है। मेरी बहन यहाँ पर रुको, तो यहाँ पर रुकने से तुम्हें फायदा हो सकता है। हम दोनों कोई मिलकर बहुत ही बड़ा व्यापार करेंगे, जिससे आगे चलकर हम लोग को कभी पैसे की कमी ना। बाद मीरा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चंचल नहीं मानी और वो चंचल गांव लौट आई और फिर से नदी के किनारे रहने लगी। उसे जंगल और नदी की शांति में खुशी मिली। उसने फिर से गाना शुरू किया और उसकी आवाज पहले से भी अधिक मधुर हो गई। चंचल अपने गांव में ही खुश रहने लगी थी। वो अपने गांव की खुशी में है खुशी समझने लगी थी। और उसकी बड़ी बहन मीरा, वो हमेशा से अपने व्यापार पर ध्यान देने लगी थी। धीरे धीरे करते करते मीरा बहुत बड़ी साड़ियों का व्यापार करने वाली बन गई थी। बहुत बड़ा व्यापार हो जाने के बाद अब मीरा का भी शहर में रहने का मन नहीं करता। क्यों चार दीवारी के अंदर रहना बहुत ही मुश्किल। वो सोचने लगे कि मैं भी क्यों ना घर लौट जाऊं और वहीं से अपना सारा व्यापार को देखूं। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। कुछ सालों बाद मीरा ने शहर के जीवन से ऊबकर गांव लौटने का फैसला किया। उसने आकर के देखा कि चंचल अभी भी नदी के किनारे खुशहाल जीवन जी रही थी। मीरा को एहसास हुआ कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। दोनों बहनें फिर से मिल गईं और पहले की तरह रहने लगीं। मीरा ने अपनी बुनाई जारी रखी और चंचल ने अपने मधुर गीतों से लोगों का मनोरंजन किया। उन्होंने सीखा कि सच्ची खुशी सरल चीजों में है और परिवार का प्यार सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, एक दूर देश में पहाड़ियों और झरनों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था स्वप्नलोक। स्वप्नलोक एक साधारण गांव नहीं था, यह एक जादुई गांव था। यहाँ के लोग असाधारण क्षमताओं वाले थे और गांव खुद भी जादुई शक्तियों से भरा हुआ था। स्वप्नलोक के लोग अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखते थे। वे अपने मन की कल्पनाओं को साकार कर सकते थे। एक पल में वे एक सुंदर फूल बना सकते थे और अगले ही पल वे एक विशाल पेड़ उगा सकते थे। गांव के बच्चे बादलों पर सवारी करते थे और इंद्रधनुष के नीचे खेलते थे। गांव के बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे। कुछ दिन पहले इस गांव में एक परी हुआ करती थी जो हवा में तैरती थी। वो देखने में इतना मधुर लगता था कि देखकर आंखों को बहुत सुकून मिलता था। वो फिर गांव में आकर के कुछ बच्चों को अपने ऊपर चढ़ा करके हवा में उड़ती रहते थे। ये कहानी सुनने वालों के कानों में मधुर संगीत की तरह गूंजती थी। गांव के बुजुर्ग लोग हमेशा इस जादू दुनिया का कहानी सुनते हुए थकते नहीं थे और गांव के बच्चों को भी इस कहानी को सुनने में बहुत ही मजा आता था। सभी लोग इस कहानी को सुनने में अपना इच्छा व्यक्त करते थे। उसी गांव के बीच में एक जादुई झरना था जिसका पानी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। जब भी किसी का तबीयत खराब होता था तो वो झरने के पानी से ही अपना तबीयत को ठीक कर लेता था। झरने के पास एक पुराना पेड़ था जिसे ज्ञान वृक्ष कहा जाता था। ज्ञान वृक्ष की पत्तियां हर उस व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करती थीं जो उन्हें छूता था। ज्ञान वृक्षकारिणी जादुई लोक के जितने भी आदमी थे वो बहुत विद्वान और पढ़े लिखे आदमी थे। स्वप्न लोक में एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। माया एक जिज्ञासु और साहसी लड़की थी और वो गांव की जादुई दुनिया का पता लगाने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। वो पता लगाना चाहती थी कि आखिर जादुई दुनिया बनी कैसे है और कोई इस पर कोई खतरा तो नहीं आने वाला है। इस बात को लेकर वो हमेशा चिंतित और जिज्ञासु रहती थी। एक दिन माया ने सोचा कि क्यों ना मैं ज्ञान वृक्ष को छूकर पता करूं कि क्या है, इस स्वप्न लोक पर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है। वो जाकर के ज्ञान वृक्ष की पत्तियों को छुआ और उसे एक प्राचीन भविष्यवाणी के बारे में पता चला।
भविष्यवाणी में कहा गया था कि एक दिन एक अंधेरा जादूगर स्वप्नलोक पर हमला करेगा और गांव की सभी जादुई शक्तियों को चुरा लेगा। माया ये सब देख करके आश्चर्यचकित में पड़ गई कि आप इस गांव को कैसे बचाऊं। माया जानती थी कि उसे अपने गांव को बचाने